So tell us a bit about walking into the BMC, inheriting this culture of mismanagement, corruption, and this huge crisis. I was not a leader, nor I am a leader, but I was a servant. I have worked as a servant and tried to give my best of my ability in service to the society. Corporation was not corrupt when I entered. It was already corrupt body, like any other government institutions. But anyhow, corporation has given me a chance to serve the people in a better way with honesty, integrity, and the truthfulness. Lovely. So I'm going to take you to get you to actually share a story with the audience. I'm going to take you to the time you went to the Kurla ward. You were actually moved to the Kurla ward. So you can tell us a bit about that, and which was actually plagued with encroachment at that time. The Kurla ward was plagued with encroachment at that time. So tell us a bit about that story. I think first of all, I think you carried out some actions against the instruction of your immediate supervisor, which is called insubordination in the corporate world. You normally get a warning letter. A lot of us are from HR here. You get a warning letter when you do that, and can lead to suspension, can also lead to losing the job. So I want to know, you carried out many actions against the instruction of your then supervisor. And I think this is almost a punishment posting. You were moved to the Kurla ward. Tell us a bit about that. I think मुझे ऐसा लगता है कि समाज में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ है. अगर आपको अच्छाई से नियम कानून के तहत लोगों की सर्विस करना है, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं सोसाइटी में जो हमेशा मदद करने के लिए तैयार होते हैं या सपोर्ट करने के लिए अप्रत्यक्ष रीता तैयार होते हैं. जहाँ तक कुर्ला का सवाल है, वहाँ में जो महापालिका आयुक्त बीजी देशमुख करके थे, वो बहुत ईमानदार अधिकारी थे और उनके कहने पर ही मैंने कुछ कार्रवाई की थी. परंतु उनके नीचे जो डिप्टी कमिश्नर थे, उनको मेरी वो कार्रवाई पसंद नहीं थी, इसलिए वो मुझे रोक रहे थे. पहली बार रोका, दूसरी बार फिर वापस जब कमिश्नर ने कहा कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो मैंने कहा कि उपायुक्त ने बोला था कि वो आपसे चर्चा करने वाले, तो उसने मुझे आदेश दिए कि नहीं ये काम करो करके. जब आयुक्त ने काम दिया है और उपायुक्त चुप बैठे हैं उनके सामने, तब दूसरी बार जब उपायुक्त ने मुझे काम रोकने की कोशिश की, तो मैंने कहा कि आप लिखित कमिश्नर का ले आइए तो मैं काम रोक सकता हूँ. वो नहीं ला पाए और मैंने वो कार्रवाई आयुक्त के कहने के आधार पर की. काफ़ी गड़बड़ हुई, पुलिस वगैरह वगैरह जो भी है वो हुआ. और जब उपायुक्त ने मेरे विरुद्ध में शिकायत की, तो आयुक्त ने हमें दोनों को बुला लिया था और वो कैसे झूठ बोल रहे हैं हमारे उपायुक्त, वो मैंने फाइल में उनको दिखा दिया कि ये आपके आदेश है और इसके कारण मैंने कार्रवाई की है. उपायुक्त तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी था. उसने कई बार कोशिश की मुझे ट्रांसफ़र कराने के लिए, आयुक्त ने नहीं माना. परंतु आगे चलकर जब उसने कहा कि या तो मैं इस जोन में रह सकता हूँ या खैरनार वार्ड ऑफिसर रह सकते, दोनों में से हम दोनों एक जगह काम नहीं करेंगे, तब आयुक्त ने मुझे कुर्ला में दिया था. खैर उपायुक्त कितनी इंटीग्रिटी होती है, कितने में होती है, वो बात अलग है, क्योंकि हमारा पूरा शासन प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है. ये केवल महानगर पालिका नहीं, अन्य सरकारी जो दफ्तर है वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं. ऐसे में जब ईमानदारी से काम करना है, तो अगर नियम कानून का पालन किया और हमने सही मायने में त्याग भावना से अगर काम किया है, बिना स्वार्थ, बिना किसी मोह से, तो मुझे लगता है कि उसका परिणाम आता ही है. एक दिन में दूसरे दिन कभी न कभी उसका परिणाम आएगा. जब कुर्ला में मेरा तबादला हुआ, तो पूरी बहुत कुर्ला ये स्लम है, झोपड़पट्टी है,
बहुत सारा ज़मीन है वो खुली थी और इसलिए 50, 60, 70, 100 की संख्या में एक बार ही वो चाली बन जाती थी रातों रात। और तो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि ये चालें क्यों बनती है और क्यों टूटती नहीं है, कि कॉर्पोरेशन के पास नोटिस देने का ये सब कुछ है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि नोटिस देने के बाद भी पहली नोटिस दी जाती है कि काम बंद करो। आदमी कोर्ट में चले जाता है, इंजेक्शन ले आता है कि नॉट टू डिमांड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और जब वो लेकर आता है तब वो स्लम लॉर्ड या जो भी असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपना चाली खड़ा कर देता है और फिर चाल पूरी होने के बाद ही उसका मेजरमेंट लेकर नोटिस निकाली जाती है और उसको शोकाज नोटिस बोलते हैं कि 7 दिन के अंदर आप बताओ कि ये कानूनी है या नहीं है। फिर वापस जब टाइम पूरा हो जाता है, फाइनल नोटिस दी जाती है, वो आदमी फिर कोर्ट में जाता है और फिर इंजंक्शन को ले आता है। जब तक कोर्ट हियरिंग नहीं देती है तब तक ये डिमोलिशन नहीं करना है। मैंने जब ये सब ऑब्जर्व किया तो देखा कि ऐसे में ये बांधकाम बंद होने वाले नहीं है, अवैध बांधकाम। तो मैंने इसका अभ्यास करा कर ये देखा कि कोर्ट में जो जाते हैं वो झूठे पेपर दिखाते हैं। स्टाफ ऑफ नोटिस जब दी जाती है उस समय भी झूठे सबूत दिए जाते हैं कि फलानी जगह ऐसी चाल है, उसका असेसमेंट है, इतने लोग रहते हैं वगैरह वगैरह, सब झूठे। इस पर इंजेक्शन मिलता है, उसके लिए हमारे अधिकारी को पैसा मिलता है, कितना किसको मिलता है वो सब हिसाब किताब होता है। हमारे एडवोकेट जो होते हैं वहाँ उसको भी पैसा मिलता है, जिसके कारण फाइल नहीं आई, अगली बार हम बताएंगे, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के उसको उस दिन हेयरिंग नहीं हुआ तो कोर्ट आदेश देती थी कि जब तक हेयरिंग नहीं होती है और आदेश नहीं देते तब तक तोड़ने का नहीं है। तब तक तो 5 साल, 4 साल, 6 साल निकल जाते। खैर कुछ कानून का वगैरह सब ख्याल रखते हुए जब मैंने ये सब राउंड लेना शुरू किया तब ये देखा कि अगर सबूत इस चाल के नहीं है और वो बन रही है तो उसको तोड़ना ही अच्छा है। तो मैंने डिमोलिशन करना शुरू किया। जैसे कोई बनाता है तो 5, 50, 100 जो भी हो, डिमोलिशन ले जाकर स्टाफ पुलिस के साथ तोड़ डालने का। काफ़ी नुकसान, हाँ काफ़ी नुकसान होता है। बहुत सारा कोशिश लोगों ने कर पाया, नहीं तो पूरा अवैध बांधकाम कुर्ला का पूरा बंद हो गया। एक हमारे एमपी भी रह चुके बाद में, वो एक लीडर थे और उसका एक बांधकाम मामूली, इतना कोई खास नहीं, 1 या 2 रूम का बांधकाम हो रहा था। तो साइट पर से उसने मुझे फ़ोन किया, खैरान साहब आप ये तोड़ने ऐसा ऐसा है या नहीं सॉरी, वो खुद आकर मुझे मिले थे कि आप ये तोड़ने का चक्कर में ये मेरे आदमी है, आप जरा संभाल लो वगैरह वगैरह। और जब मैंने स्क्वाड भेजा तोड़ने के लिए तब वहाँ से उसने फ़ोन किया कि आपका स्क्वाड भेजा है, आप उनके हाथ पाँव तोड़कर मैं उनको वापस भेज देता हूँ गाड़ी से। तो स्क्वाड पहुँचने के पहले ही मैंने उनको कहा कि आप पे और जाइए, क्योंकि जब साइट पर गए तो वो लोग तैयारी में थे, रिवाल्वर, काटियाँ वगैरह। तो स्टाफ ने मुझे कहा कि ऐसी स्थिति है, मैंने कहा वहाँ से चले जाइए। फिर मैं एक आधा घंटे के बाद स्क्वाड में खुद गया और फिर वो हम जाकर वो डिमोलिशन किया। तो कुछ लोगों ने फिर रिवाल्वर, हाँ कुछ लोग मेरे पर अंग पर आए, तो मैंने रिवाल्वर मेरे पास नहीं सॉरी सब इंस्पेक्टर ने रिवाल्वर दिखाया कि इनको हाथ लगाना नहीं है, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। तो लोगों ने उनका हाथ पकड़कर उसको कहा कि ये जनता का राज है, ये लोकशाही है, तुम ऐसे गोलियां नहीं चला सकते हैं, तो या तो हम आपका रिवॉल्वर हम ले लेते हैं या तो आप जेब में रखो। उसने जेब में रख लिया। फिर कुछ लोग आगे आए मेरे यहाँ तरफ, तो उसमें से एक ने वार्निंग दिया, अरे खैर साहब को हाथ नहीं लगाने का है। तब तक वायरलेस की गाड़ियाँ आई और हम वहाँ से फिर डिमोलिशन करके चले गए। तो वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी था, उन्होंने 1 या 2 रूम बनाए, महत्व का नहीं था, लेकिन उसके कारण
अगर वो तोड़ा नहीं जाता तो सभी जो स्लमलॉर्ड है वो अपना बांधकाम शुरू कर देते। ऐसे एक मिनिस्टर का फ़ोन आया, अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे, और हमारे लोग डिमोलिशन के लिए गए थे, तो उनका फ़ोन आया, एक साइड से इंजीनियर ने फ़ोन किया कि यहाँ गड़बड़ होने की संभावना है, लोग तैयारी में है, हमला होगा, 2-3 पुलिस काम में नहीं आएंगे। तब तक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का फ़ोन आया दूसरा कि ये हमारे लोगों की चाल है, गरीब लोग हैं, अपने लोग हैं, और वो चाल मरम्मत कर रहे हैं, आप तोड़ो मत। तो चाल तो नहीं थी, तो मैंने इंजीनियर को कहा, अरे भाई जूनी पुरानी चाल है तो छोड़ दो, नहीं होगी तो तोड़ डालो। मिनिस्टर को भी वही कहा, अगर आपकी पुरानी चाल है, मरम्मत कर रहे हैं तो डिमोलिशन नहीं होगा, लेकिन नया है तो डिमोलिशन होगा। और फिर डिमोलिशन हुआ, जिसके कारण खुलना में अवैध बांधकाम की कोई हिम्मत नहीं करते। बात छोटी थी लेकिन क्या था। अभी अगर कारण आप जानती है तो ये वार्ड में, जैसे मैंने कहा, ये वार्ड में बहुत सारी कार्रवाई मैंने उस समय की, और वैसे मेरा बहुत अनुभव भी अच्छा आया था, क्योंकि आप ये जो इनक्रोचमेंट की गाड़ी होती फेरी वाले के जाते हैं, तो मैंने सोचा कि ये गाड़ी तो भी घूमती है, फेरी वाले तो जैसे कि वैसे रहते, तो मैं वो गाड़ी के साथ जाने का ये किया, तो ये पाया कि हमारे लोग, पाया मतलब वो समय नहीं, लेकिन पता चला कि हमारे लोग प्रत्येक फेरी वाले से पैसा लेते हैं, उनका रेट तय है, हाथ गाड़ी वाले से भी और अलग रेट से लेते हैं। इसलिए अगर कोई भी शिकायत करता है तो वो आमतौर पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो फिर मैंने खुद जाकर 2-4 गाड़ी लेकर कार्रवाई करना शुरू किया, तो वो जो लिंक फेरी वाले और वो होते हैं वो टूट जाती है, और फिर लोगों को लगता है कि सही मायने में कार्रवाई हो रही है। नहीं तो एक गाड़ी आती है, कोई थोड़ा सा इधर उधर का उठा लेती है और चले जाती है। तो ये वार्ड में, वैसे ये वार्ड खास ऐसा प्रॉब्लम वाला नहीं था, खाली हमारे ऊपर तो कभी होटल को फर्स्ट फ्लोर अवैध बांधकाम दे दिया किसी ने, और अवैध बांधकाम किया, और हमने अगर कार्रवाई करना शुरू किया तो उनका फ़ोन आएगा, अगर ये अपना आदमी है, ये ऐसा है वैसा है, आप डिमोलिशन मत करो। लेकिन हम आमतौर पर उपायुक्त का नहीं मानते थे, अपना जो कानूनी कर्तव्य बजाते थे, जिसके कारण हमारे उपायुक्त जो इन्फ्लुएंशियल थे वो नाराज हुए, और उन्होंने बार प्रेशर डालने के बाद मेरा तबादला हुआ। परंतु एक और भी अनुभव बता हूँ, वामन राव महाड़ी करके एक आदमी था, उन्होंने कुर्ला में जो नगर सेवक थे उसको कहा था कि एक खैरनार के विरोध में शिकायत मत करो, क्योंकि वो बीजी देशमुख का आदमी है। उसके लिए भी कारण ये था कि जब महाड़ी एक बार आयुक्त के पास शिकायत ले गए थे कि अवैध बांधकाम में खैरनार पैसा लेते वगैरह वगैरह, तो आयुक्त ने वो चौकसी वगैरह कराई और पता चला कि खैरनार पैसा नहीं लेता है, अपना अपना ईमानदारी से काम करता है, सही काम करता है। दूसरी बार जब महाड़ी गए उधर, तो उसको महाड़ी को कहा कि आपकी पहली देखो ये आपकी शिकायत में ले लेता हूँ खैरनार के विरोध में, परंतु आपकी पहली जो शिकायत है वो झूठी थी। ये शिकायत अगर झूठी निकलती है तो मैं टाडा के लिए आपका नाम रिकमेंड करूँगा। तो इसका फायदा मुझे इतना ज़्यादा हुआ कि माड़िक ने सभी नगर सेवकों को कहा, भाई अभी खैरनार के आगे अपनी कुछ चलने वाली नहीं है, प्रेम से काम करा। तो इसलिए कुर्ला वार्ड इतना खराब वार्ड होने के बावजूद इतने सामाजिक तत्व थे कि बहुत सारे प्रसंग उसमें थे। कमिश्नर की गाड़ी है तो उनको आने नहीं दिया था ऑफिस पे। ऐसे वार्ड में जब मेरा तबादला हुआ तो लोगों ने, शायद मुझे लगता है कि आज भी याद करते। Khenna ji had a sister who was a domestic servant at the time when he was serving in the BMC. I find that a fascinating story, considering the fact that I think our country reeks of nepotism when it comes to helping family members and getting them to be able to benefit from the power and influence of successful members in the family.
तर कैलाश जी मला म्हणजे we are asking this with great respect. I'm trying to understand. You know, your sister worked as a domestic servant during your tenure with the BMC. Were you within the family or otherwise? Was this ever a difficult, uncomfortable situation for you? Were you also questioned for not having moved forward to help her? भ्रष्टाचाराचे पैसे घेऊन आपल्या परिवारांना देणं किंवा आपल्या गावासाठी काही करणं हे मला तत्वतः मान्य नव्हतं. कारण गरीब माझी बहीणच नव्हती किंवा माझ्या बहिणी किंवा माझे भाऊच गरीब नव्हते, तर आमच्या गावात अनेक लोक गरीब होते. गावातच काय, परंतु मुंबईमध्ये आणि संपूर्ण भारतामध्ये गरिबी दारिद्र्यता एवढी जास्त आहे की मी भ्रष्टाचार करून माझ्या बहिणींना भावांना मदत करू, त्यांना वरती आणू आणि बाकी लोकांना गरीब आहेत माझ्यासाठी कोणी त्यांना मिळाले नाहीत म्हणून गरीबच ठेवणं हे तत्वतः मला मान्य नसल्यामुळे मी भ्रष्टाचाराचे पैसे कमवले नाहीत आणि घरच्या लोकांना आम्ही श्रीमंत करू शकलो नाही. त्यामुळे साहजिकच आहे ना, बहीण जे आहे त्याने प्रत्येकाला काम करावं लागतं. त्या घरकाम करत होत्या. मी नोकरीला लागण्यापूर्वीसुद्धा त्या आणि त्यांचे मिस्टर दोन्ही बंगल्यावर घरकाम करत होते आणि मी रिटायर होईपर्यंत बंगल्यावर त्यांना काम करावं लागलं. कारण मी जी काही मदत केली असेल माझ्या पगारात फार अल्पशी मदत, त्या काळामध्ये तेवढी अल्पशी मदत आईवडिलांना करू शकत होतो. बहिणींना साडीचोळी घेण्याचं जे काही कर्तव्य होतं मी केलं, परंतु कोणाला असा काय फायदा दिला नाही. I'm just going to translate that for anyone who didn't understand. I think it was, I'm sure you got the sentiment of what he's trying to say here, that he was not corrupt, therefore he could not and did not believe in helping only his family members. He believes it's a poor country. There are very many other people, including the village he belongs to, where very many people suffered the consequences of poverty, and that his sister and his brother-in-law were domestic helps even before he joined the BMC, and so therefore they continued doing that. He tried his best to help his family members with whatever limited means he had, but he was not a corrupt official and therefore did not have the means to help everyone within the family. So I think with that I'm going to move on to the last question, which is, you did something absolutely fascinating while you were with the BMC, demolishing the Step-In Hotel, which was owned by the then sitting Chief Minister Vasantdada Patil's son. And I think with that single act, you became synonymous with heroism and with courage. How did you manage the bureaucratic hurdles around this? This is not an easy thing to do. This is essentially the Chief Minister's son's hotel, and you actually demolished it while he was a sitting Chief Minister. तर वसंतदादा पाटील जेव्हा चीफ मिनिस्टर होते तेव्हा त्यांच्या मुलग्यांची जी हॉटेल होती. हो, I am not very good in English in explaining my feelings. That is why either in Hindi or Marathi I can at least express to some extent, not fully. So Hindi is good. So I hope, are you Yes, in Hindi a is position good. to understand Hindi? Yes, Hindi is good. हिंदी ओके. देखिए, जैसे कि कुछ वक्ता ने भी कहा था, नियम नियम के लिए होता है, कानून कानून के लिए होता है, जगह होती है. फिर वो जो व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री का लड़का है या कोई गरीब का लड़का है, उससे फर्क नहीं होता है. उल्टा अगर गरीब का हो तो एक भूत दया, एक प्रेम या एक सिंपैथी के तौर पर उनको माफ़ किया जा सकता है. लेकिन जब ऐसे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो और ख़ासकर बदमाश लोग हो, तो वो अगर यदि अवैध बांधकाम करते हैं दाऊद के साथ, दाऊद के जैसे भी लोग, तो वो तोड़ना नियम और कानून का ख्याल रखना आवश्यक होता है. और वो कानून के तहत वो गुंडा बदमाश है या नहीं है वो नहीं देखा जाता है. इसलिए जब अवैध बांधकाम के बारे में मुझे होटल के बारे में शिकायत मिली तो मैंने एक अधिकारी को कहा कि इंस्पेक्शन करो और कार्रवाई शुरू करो. जब हमारे लोग वहाँ गए तो मुख्यमंत्री का लड़का मेरे पास आया और बताया कि शायद एक बिल्डर उनको लेकर आया. तो बिल्डर बोलता है कि साहब आप कोई नोटिस निकालने वाले हैं फलानी जगह पर, पता नहीं वो डिपार्टमेंट बेकानूनी होगा तो निकालता होगा नोटिस. साहब अभी जानते हैं आप किसके विरोध में कार्रवाई करने जा रहे हैं, ये कौन आदमी है? मैं मुझे नहीं मालूम कौन आदमी है.
ये मुख्यमंत्री का लड़का है। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री के लड़के के विरोध में कार्रवाई नहीं हो रही है, उसने जो अवैध बांधकाम किया है उस पर कार्रवाई करने जा रहा हूँ। साहब आप ज़्यादा होशियार मत बनिए, या तो आप कार्रवाई रोक दीजिए, नहीं तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। मैंने बहुत अच्छा है, आप करो जो कुछ करना है, हमें कानूनी कार्रवाई करनी ही है। तो नोटिस वगैरह दी गई। फिर एक दिन शायद वो लड़के को मैंने बुलाया फिर वापस, और उनको कहा कि देखो तुम्हारी हड़ताल टूटने वाली है, आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और कल अगर आपने जो नहीं निकाला और मैंने तोड़ डाला तो लोग कहेंगे देखो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनका लड़का की हड़ताल तोड़ दी है एक मामूली अधिकारी ने, तो बेइज्जत होने की संभावना है। इससे अच्छा यही है कि आप खुद ही खुद निकाल लीजिए। तो और उसको टाइम दिया था, उसने निकाला नहीं, लेकिन वापस मेरे पास आया और कहा कि साहब अर्बन डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर है कुछ रामरावादी थे, शराब पीकर बेहोश हुए, किसी लड़के के सब कुछ किया और वो निकाल दिए गए हैं, उनकी जगह खाली है। मेरे पिताजी ने मुझे वादा किया है कि 1 महीने के अंदर मैं ये जगह भरता हूँ, जो मिनिस्टर आएंगे वो उनको स्टे दे देंगे, तोड़ने नहीं देंगे, लिखित स्टे दे देंगे कि नहीं तोड़ने का है। मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि लोग कहेंगे देखो मुख्यमंत्री जी ने अवैध बांधकाम को रोका है। तो लड़का मेरे पास आया, विनती करने लगा कि 1 महीना रुको। मैं बोला ठीक है 1 महीना रुकता हूँ, लेकिन मेरा मिनिस्टर का आदेश नहीं चलेगा, मुझे आपको अगर आदेश लाना है तो महानगर पालिका आयुक्त का ही लाना होगा, दूसरे का नहीं। बोले नहीं ठीक है साहब, वो मेरे पिताजी भी आयुक्त से बात करेंगे और मंत्री कांटेक्ट करेंगे उनको और वो उनसे आदेश देंगे। फिर 1 महीना हुआ तो अभी नाम भूल गया हूँ, त्रिवेदी करके था, त्रिपाठी शायद, वो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर बने। तो एक मेरे पास नोट आई कि फलाना बांधकाम मत तोड़ो करके, तो लड़का लेकर आया कि देखो साहब ये आदेश लाया है। मैंने देखा, मैंने कि वो मंत्री की मिनिस्टर की चिट्ठी थी, मैंने फाड़ के डस्टबिन में डाल दी और लोगों को कहा कि ये नहीं मानता है, अब चले मेरे अधिकारी को सूचना दी कि आप डिमोलिशन के लिए तैयारी करो, और ये सेंसिटिव डिमोलिशन है, गड़बड़ होने की संभावना है, इसलिए खुद वहाँ हाजिर रहूँगा। जब हम पुलिस के पास गए तो पुलिस ने कहा कि आपको कहाँ डिमोलिशन करना है, हमारे लोगों ने बताया यहाँ फलानी जगह पर। नहीं, फिर ये तो मुख्यमंत्री जी का है, हमें नौकरी करना है, सस्पेंड थोड़ा होना है, हम आपको मदद नहीं दे सकते। लोगों जब मुझे पता चला है कि पुलिस नहीं मदद दे रही है, एक जो कि तारीख समय तय हुआ था उस पर पुलिस तैयार नहीं थी, तो मैंने उसके डिप्टी पुलिस कमिश्नर को कहा। डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने रिबेरो से कहा, उस समय पुलिस कमिश्नर थे, रिबेरो ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि खैरनार साहब आप जो डिमोलिशन के लिए जाते हैं तो ये क्यों पुलिस को बताते हैं कि हम कहाँ डिमोलिशन करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि पुलिस पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं तो ही हम आपको मदद देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, इसलिए बताना पड़ता है कि कहाँ डिमोलिशन को जा रहा है। तो उसने कहा कि देखो मुझे भी मुख्यमंत्री के तहत काम करना होता है, अड़चनें काफ़ी रहती है, अब आप ऐसा करो कि मैं सभी पुलिस स्टेशन को, आपके अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन है उनको सूचना दे देता हूँ कि इसके आगे खैरनार को कहाँ डिमोलिशन करना है ये पूछना नहीं, खाली डिमोलिशन करने के समय कोई गड़बड़ ना हो तो उसके लिए उनको आपको सुरक्षा देनी है। तो मैंने देखा 1-2-3 अवैध बांधकाम जो वहाँ के भी गुंडे सभी जगह है, तो वहाँ के जो असामाजिक तत्व थे उनके, क्योंकि एक में चीफ मिनिस्टर का फोटो लगा हुआ था और फुटपाथ पर बनाया हुआ था, तो जब मैंने पुलिस को कहा तो उसे भी नकार रहे थे वो। तो पहले वो डिमोलिशन किया और बराबर डिमोलिशन में पुलिस भी नहीं अच्छी तरह, ऐसे 1-2 डिमोलिशन के बाद मेरा पक्का विश्वास हुआ कि अभी पुलिस मुझे नहीं पूछेंगी कि कहाँ जाना है। फिर हमने फिर पुलिस डिमोलिशन तय किया और पुलिस की मदद लेकर हम वो डिमोलिशन साइट पर पहुंच गए। मैं भी वहाँ गया था। मुझे
पता चला कि हमारे मुख्यमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत कर रहे थे मीटिंग में। तब उसको संदेश आ गया कि आपके होटल तोड़ने के लिए लोग आ गए हैं। तुरंत मुझे फ़ोन वगैरह आने लगे होटल में केंद्रीय सरकार से या जो भी है मंत्री से कि मुख्यमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर के लिए मिलने आए हुए हैं, मीटिंग चल रही है और वो 2 दिन के बाद वापस मुंबई आने वाले हैं, तब तक डिमोलिशन रोक दिया जाए, वो आने के बाद फिर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो जब लोग मेरे पास आए दौड़ के कि मिनिस्टर का फ़ोन है, मैंने बोला ये होटल में किसी का फ़ोन भी नहीं लेता हूँ, क्या मालूम किसका है, कौन जानता है कौन मिनिस्टर, उसका आवाज़ क्या है, मैं थोड़ा पहचानता हूँ, मैं डिमोलिशन के समय किसी का फ़ोन नहीं लेता हूँ। बहुत सारा फ़ोन आते रहे, मुख्यमंत्री की मैसेज भी आए, उनके साथ और भी लोग आए, उनके पीए भी ताम झाम लेकर कोशिश की, उन्होंने नहीं माना मैंने। फिर हमारा डिमोलिशन शुरू हुआ। फिर यह सेक्रेटरीट से भी काफ़ी संदेश आते रहे और जब मैंने कहा कि मैं किसी का फ़ोन नहीं लूँगा, मैं डिमोलिशन के लिए आया हूँ, फ़ोन उठाने के लिए ले हूँ। जब हमने डिमोलिशन शुरू किया तो कोशिश तो जारी होगी। अल्टीमेटली हमारे कमिश्नर ने फ़ोन करके देखा, उस समय मोबाइल तो था ही नहीं, कमिश्नर फ़ोन करेंगे तो होटल में ही करेंगे या उसके जो लोग थे जैसे कि उनकी पत्नी थी वगैरह, उनको फ़ोन करेंगे। जो लोग मुझे फ़ोन लेने के लिए कमिश्नर का फ़ोन है आप आइए, तब भी मैं फ़ोन नहीं लेता था क्योंकि वो पता नहीं ना कौन बात करे, अभी क्या मालूम ना, मौखिक बातें पर नहीं हम काम करते हैं, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं लिया। परंतु डिमोलिशन में जो हमारे अधिकारी काम करते थे उसको बुला लिया इंचार्ज को और कहा देखो कमिश्नर साहब के फ़ोन आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि क्या हुआ, कहाँ तक काम हुआ, आप लोग बहुत देरी लगा रहे हैं, मुझे कमिश्नर को रिपोर्ट देनी है आधा घंटे के अंदर, आप ये पूरा डिमोलिशन फटाफट कुछ भी करो, आधा घंटे के अंदर ख़त्म करो ताकि हम कंप्लायंस का रिपोर्ट दे देंगे कमिश्नर को कि हमने काम कर दिया है। तो जोर से तोड़फोड़ करने लगे। वायरलेस की गाड़ी आई, उन्होंने कहा कमिश्नर साहब आपको कई बार फ़ोन कर रहे हैं, आप मिलते नहीं गए और बहुत नाराज़ है, आपको तुरंत फ़ोन करने के लिए कहा है। तो तब तक हमारा डिमोलिशन 99% हो चुका था, खाली एक थोड़ा खंबा था वो नड़ रहा था। तो मैं कमिश्नर से शायद कैसा पता नहीं बराबर कमिश्नर से संपर्क किया। कमिश्नर ने कहा खैरनार क्या हुआ, मुख्यमंत्री बहुत नाराज़ हो गए हैं, क्या किया आपने? मैंने कहा साहब कुछ बेकानूनी बांधकाम था होटल का, उसके लड़के ने बनाया था, 4 महीने से मैं उसको पीछे हूँ, उसको बुलाया भी, बताया भी कि आप निकालो, नोटिस वगैरह सब दे दिया है, कानूनी कार्रवाई पूरी हो गई है, लेकिन वो नहीं माने, इसलिए हमारा स्क्वाड डिमोलिशन के लिए आया है और डिमोलिशन शुरू किया है हमने। अच्छा सब कानून में बराबर है, हमें बराबर है। तो अब अभी कहा कब तक कहा कितना डिमोलिशन हुआ है? मैंने बोला 99% डिमोलिशन हो गया है, करीबन 100% समझ लीजिए, खाली एक खंबा बचा है वही तोड़ने का है। तो आप क्या रोक सकते हैं? मैंने बोला क्यों नहीं रोक सकते, वैसे भी नहीं रोका तो भी तो पूरा तो गया है, तो फायदा नहीं होगा वो खंबा का, उनको निकालना ही पड़ेगा। तो इतने खुश हुए, वाह बहुत अच्छा, मुख्यमंत्री को मैं तुरंत बता देता हूँ, आपका फ़ोन जैसे आया वैसे मैंने खैरनार को आदेश देकर बांधकाम आगे का तोड़ना बंद कर दिया, जो टूटा वो गया, जो बचा वो बचा दिया है। वो भी खुश हुए और मैं वो मुख्यमंत्री जी का होटल होने के कारण प्रेस वाले इतने वो उसका पब्लिसिटी दिया। तब तक खैरनार अपना काम तो पहले ही करता था, ऐसा ही काम करता था। कई गुंडों को बदमाशों को भी हमने बहुत दिक्कत में होते हुए भी कार्रवाई चालू थी, परंतु मुख्यमंत्री जी का लड़के का होटल तोड़ा तो रातों रात खैरनार की पब्लिसिटी इतनी कर दी पत्रकारों ने
कि बम्बई की पूरी जनता मुझे बहुत अच्छी तरह जानने लगी। Thank you so much. I think with that I want to turn this over for question answers from the audience. Can we get? Yes. एक छोटा अनुभव है, अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन Yes. आपने को Please, टाइम please. ज़्यादा नहीं है। Question answers? All right. Okay, great. Questions? Can we get a mic out there? It's a great story. So, maybe I can speak in Marathi. हाऊ डिड इट दिस हॅपन, झालं कसं, म्हणजे तुमची दडणघडण झाली कशी ज्याच्यामुळं तुम्ही या गोष्टी केल्या. एक आम पेरेंट ने क्या करना चाहिए ताकि उनके बच्चे ऐसे हो सके? ये देखिए, परिस्थिति आदमी को बनाती है. हम सभी लोग जो है एक एनर्जी का ये है, और वो एनर्जी आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर है. मुझे जो एनर्जी एक खरीदा नहीं, एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी कैसे इस्तेमाल करने का शायद मुझे वो अनुभव से सबक मिलता गया है. मैं अचानक कोई साहस करने नहीं लगा. मैं तो बहुत क्या बोलते हैं उसको, डरपोक आदमी था पहले, और बहुत डरता था. गांव में भी, गांव में सब लोग प्रेम करते थे, खासकर जब भी 7वीं कक्षा के बाद हाई स्कूल पे प्रवेश हुआ, दूसरे गांव में जाना पड़ा, तो काफ़ी डर मेरे मन में भर गया था. कॉलेज जीवन खत्म होने के बाद यहाँ राज्य शासन में भी आया, 10 साल मैंने काम किया. जब मैं रिज़ाइन करने गया कि मैं महापालिका में जा रहा हूँ, तो वो अधिकारी, मेरे ही वरिष्ठ अधिकारी थे, मुझे समझा रहे थे, अरे आप बहुत सीधे साधे आदमी है, बहुत एक गरीब जैसा लड़का है आप, वो महापालिका में नहीं टिकेगा, वहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, राजनीति तो बहुत ज़्यादा है, और आपको टिकने नहीं देंगे उधर. मैंने कहा मेरी दिक्कत है, और मुझे मुंबई में ही रहने के लिए मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार हर 5-5 साल मुझे डिस्ट्रिक्ट में भेजेगी, तबादला करेगी, और इस समय मुझे तबादला होने की इच्छा नहीं रही है. मैं एक जगह काम करना चाहता हूँ, इसलिए महानगर पालिका में पगार कम होने के बावजूद भी जाना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा राज्य शासन के बजाय यहाँ पगार कम मिलने वाला था इस पोस्ट पर. और मैं जॉइन हुआ. तर मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्तिमत्व बनता है वो धीरे धीरे बनता है, अचानक तो कोई बनता नहीं है. बचपन में क्या है मुझे इतनी कुछ याद नहीं है, बचपन मेरा कैसा बना शुरू में, लेकिन अब जनता में जो अच्छाई बुराई है और हम काम करने के जो अनुभव आते हैं, उस अनुभव के आधार पर वो जो धैर्य है, जो शक्ति है, ये जो नैतिकता है, वो आप ही बढ़ती जाती है. उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया कि महानगर पालिका में ऐसा भ्रष्टाचार है, अब जाना मुश्किल है, फिर भी मैंने साहस किया और महानगर पालिका ज्वाइन की थी. वार्ड ऑफिसर के तौर पर ये सरकारी नौकरी में नियम है कि आपको विदाउट फेयर एंड विदाउट फेवर काम करना है. ये प्रिंसिपल तत्व है. वो अब आजकल मालूम नहीं मुझे, लेकिन सरकारी नौकरी में अगर जाना है तो वो एक फॉर्म भरा कर लेते हैं जिसमें लिखा होता है कि आई विल नॉट वर्क फॉर फेवर और फेयर, अंडर आई विल नॉट वर्क अंडर फेयर एंड विल नॉट गिव एनी फेवर्स. ये कार्डिनल प्रिंसिपल है सरकारी नौकरी का, यानी पब्लिक सर्वेंट का. वो शायद मेरे पहले ही होगा ही, लेकिन वो मुझे बहुत टच कर दिया था कि जीवन में ना दबाव में काम करना है, ना भयभीत होकर काम करना है. जब राज्य शासन में तो कोई सवाल नहीं आया, अकाउंट्स में काम करने के लिए कोई गड़बड़ तो होती ही नहीं है, लेकिन जब महानगर पालिका में आया तब मुझे पता चला है कि राजनीति क्या होती है, ईमानदारी बेईमानी क्या होती है, वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ आने के बाद पता चला. और जैसे मैंने कहा कि मेरा मन तो पहले से बना हुआ ही था. जब वार्ड ऑफिसर का मौका मिला सेवा करने का लोगों को, और वार्ड ऑफिसर के साथ साथ सभी सुविधाएं मिली, कार वो मिली, चेम्बर मिला, और पगार ही कंपेरेटिवली ठीक, तो उसमें उपजीविका अच्छी होती.
तो जब उपजीविका हो गई है तो फिर और क्या किसके लिए काम करना है?